उपचुनाव की तमाम लाइव कवरेज आप देख रहे हैं और रणभूमि हमारा जो विशेष कार्यक्रम है वो आप देख रहे हैं। तीनों सीटों से तमाम हलचल क्या है, क्योंकि प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा और 7 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। क्या हाल है, कैसी हलचल है, कौन कौन से दिग्गज उतरने वाले हैं तमाम सीटों पर प्रचार के लिए, तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट वो आपको दे रहे हैं। पहले वीरेश जी के पास चलते हैं जो कि मैनपुरी में इस वक्त मौजूद है। वहां का हाल, वो सीट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और वहां की जनता क्या कह रही है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, ये सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। वीरेश जी, कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं की बात हमने सुनी और सपा के लिए क्या अहमियत रखती है ये सीट, कहीं ना कहीं विरासत की जंग है तो क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये हमने जाना। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सीट, क्योंकि 40 प्रचारक उतारे गए सीट पर और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने प्रचार किया। तो भाजपा के लिए अगर बात की जाए तो क्या अहमियत रखती है मैनपुरी की सीट? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोना कुछ नहीं है, उसे खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से यहाँ खोती रही है, ये उसकी परंपरागत सीट भी नहीं है। लेकिन खोने के लिए जो सबसे ज्यादा है वो समाजवादी पार्टी के लिए है। वो केवल खोना नहीं होगा, अस्तित्व का खोना होगा, ये कोई सामान्य खोना नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पाना होगा। और ये पाना, मैनपुरी पाना, भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही पाना है जैसे कि अमेठी पाना राहुल गांधी को हरा के पाना था। इसका संदेश केवल प्रदेश में नहीं जाता है, बल्कि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और 24 के चुनाव के मद्देनजर मैनपुरी का चुनाव, ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका लक्ष्य 80 है, यानी पूरा का पूरा समेट लेना। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी का जीत लेने का जो लक्ष्य है वो तभी संभव है जब रायबरेली जैसे गढ़ को तोड़ा जाए, अमेठी जैसे गढ़ को तोड़ा जाए, मैनपुरी को तोड़ा जाए और रामपुर को तोड़ा जाए, आजमगढ़ को तोड़ दिया, कन्नौज को जैसा तोड़ दिया। तो ऐसे ही ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। इसका सांकेतिक महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मैनपुरी का चुनाव जीतती है तो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव की जो भूमिका पूरे देश में है, जी हां, नए लोगों में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जो नाम उभर कर आते हैं, वो भूमिका उस पर नजर केजरीवाल की है, ममता बनर्जी की है, टीएसआर की है, शरद पवार की है और डीएमके और टीएमके की है, सबकी है, पूरे देश की है। इसलिए ये मैनपुरी का चुनाव, यहाँ खोना और पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खोएगा और जो पाएगा वो 24 निर्धारित करेगा और 24 का यहाँ से संदेश केवल प्रदेश की 80 सीटों पर नहीं जाएगी बल्कि उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हतोत्साह होगा और कार्यकर्ताओं का उत्साह होगा। एक साफ तौर पर संदेश देखने को मिलेगा कि 2024 में किस पार्टी का क्या हाल रहने वाला है। आप बने रहिएगा वीरेश जी, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। 3 सीटों पर उपचुनाव का जो पूरा माहौल है कितना गर्म हो चुका है, अंदाजा लगाइए। एक तो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और वहां पर 3 ऐसी सीट, वहां उपचुनाव की सुगबुगाहट मानो किसी बड़े चुनाव से भी बढ़कर हो। वजह इसकी यह है कि 24 की झलक देखी जा रही है इन चुनाव में। जहां मैनपुरी उपचुनाव का आप जिक्र करें, नेताजी के जाने के बाद इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार इतना जोर लगाया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और उस 40 स्टार प्रचारकों को आप मैनपुरी में कभी भी घूमते हुए देखते रहे होंगे। लेकिन ये घूमने का, समझने का, समझाने का जो वक्त है वो सिर्फ 5 बजे तक का है और आज 5 बजे से पहले पूरी जोर आजमाइश चल रही है। माहौल क्या है, मैनपुरी वाले क्या सोच रहे होंगे, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए रुक करेंगे हम मैनपुरी का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं और इस पूरे उपचुनाव पर उनकी बड़ी पैनी नजर रही है। लोगों से लगाए सियासतदानों तक उन्होंने बातचीत की है। साथ में नितिन उपाध्याय हैं जो लगातार कवर करते रहे हैं, मैनपुरी का मिजाज देखते रहे हैं। नितिन का रुख करेंगे, फिर वीरेश के पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके पीछे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। नितिन, जल्दी से आप बताएं कि आप जहां खड़े हैं वहां कैसी हलचल है? देखिए, जबरदस्त हलचल बनी हुई है। सियासी शोर और चुनावी जो कहा जाए जो जोर है, जोर आजमाइश है, वो आज शाम 5 बजे थम जाएगी। लेकिन
5 तारीख को लेकर कहा जाए जो भी बिसात है वो बिछाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, जिनके कंधों पर यहाँ कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है बाबूजी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार सारी रणनीति आप तय कर रहे हैं, लगातार क्या कैसे कहाँ गोटियाँ सेट करनी है, किस तरह से जनता में क्या संवाद कायम करना है, ये लगातार आप इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अब क्या लग रहा है आपको, 5 तारीख को कमल खिलेगा? कमल खिलेगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। क्या लग रहा है किस तरीके से लगातार आपने बूथ मैनेजमेंट से लेकर जातियों का ध्रुवीकरण करने में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फेवरेबल रहेंगी? आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जाति समीकरण की कोई बात नहीं है। और आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो किए गए अच्छे काम हैं उनका जन विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। बहुत तगड़ी चुनौती है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दशकों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चल रहा होगा, बदलाव की बयार बह रही है, तो ये चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि उनका घर तो आजमगढ़ भी था, बदायूं था, फिरोजाबाद था, रामपुर था, ये सारे गढ़ ध्वस्त हो गए, तो मैनपुरी में कौन सी नई बात है? डिम्पल इससे पहले भी कई बार भाजपा से हारी है, इस बार भी हारेगी। कल तो योगी जी आए, 2 बार उन्होंने यहाँ रैली की है, तो क्या लग रहा है योगी इफेक्ट काम करें? हमारे सारे इफेक्ट काम करेंगे, जो हम कहते हैं वही करते हैं। और जनता के बीच में वोट मांगना कोई अपराध थोड़ी है। आज उनमें दम नहीं है कि 5,000 लोगों की 10,000 कोई सभा कर लें, हम लाखों लोगों को हमारी सभाओं में। परिवारवाद पर आप लगातार हमला बोल रहे हैं, मैंने ये स्ट्रेटजी देखी बीजेपी की कि लगातार परिवारवाद पर आप हिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आप जनता में देने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये वोट में टर्नआउट 100% टर्नआउट होगा, सबको मालूम है। परिवारवाद की राजनीति करते ही समाजवादी बिल्कुल इसने रहता है। ये सवाल भी लिया जाता है लगातार, समाजवादी पार्टी आप पर गंभीर आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी की गई है, कई सारे पुलिसकर्मियों को भी हटाया गया है। हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो अवैध दौलत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में आपको ये शिकायत क्या? हमने शिकायत की है, उसकी प्रति भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप इलेक्शन कमीशन आप भी अप्रूव किए? हाँ, करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे जब ये गुंडागर्दी करेंगे तो। शिकायत वाली तलवार भी बराबर चलती दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादा शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।